Stereoisomerism arises when there is difference in the arrangement of the groups in 3D, 3-dimensional space. Spatial arrangement कहीं हमने मेंशन किया था कि when there is difference in spatial arrangement of the groups, right? तो हम बोलते हैं stereoisomerism होता है. क्लियर हो गई बात? In a pair of stereoisomerism, isomers, I'm sorry. In a pair of stereoisomers, molecular formula must be same. Structural formula must be same. Du is necessarily same. IUPAC name is same for both the compounds. What differs is stereochemical formula. स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला जो उसके 3D स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, वही डिफरेंट होता है. यानी कि स्टीरियो आइसोमर्स के आयुपैक नेम भी सेम होते हैं. स्टीरियो आइसोमर्स के आयुपैक नेम भी सेम होते हैं. कोई एग्जांपल ले लो. कोई एग्जांपल ले लेते हैं C4H8 मान लो फॉर एग्जांपल. इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला मान लेते हैं कि यहाँ बीच में एक डबल बॉन्ड है और ये है ब्यूटूइन. Du1 हो जाएगा, ब्यूटूइन इसका नाम हो जाएगा. लेकिन इसके स्टीरियोकेमिकल फार्मूले में डिफरेंस हो सकता है. अगर डबल बॉन्ड के दोनों ओर आइडेंटिकल ग्रुप्स आ जाएं तो ये एक आइसोमर होगा, नाम होता है सिस. अगर डबल बॉन्ड के दोनों ओर दो अलग अलग मतलब आइडेंटिकल ग्रुप्स अगर अक्रॉस हो जाएं तो उसका नाम होता है ट्रांस. अगर ये सिस नाम का प्रीफिक्स या ट्रांस नाम का प्रीफिक्स नहीं लगाया जाता तो ब्यूटूइन के बारे में हम नहीं बता पाते कि इसकी बात हो रही है या उसकी बात हो रही है. हम बताते हैं सिस ब्यूटूइन, ट्रांस ब्यूटूइन. ठीक है ना, बाय दीज प्रीफिक्सेस. अदरवाइज इनमें आयुपैक नेम भी सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है ही, से डी होता ही है सेम. बात समझ में आ रही है? एक स्ट्रक्चर के डिफरेंस से ये जो ओरिएंटेशन है जो मॉलिक्यूल का, इसके डिफरेंस से ऐसे ऐसे एग्जांपल्स भी हैं नेचर में, ऐसे एग्जांपल्स भी हैं कि जरा सा ओरिएंटेशन का डिफरेंस हुआ है. आप देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, डी सेम है, आयुपैक नेम सेम है. केवल ओरिएंटेशन के डिफरेंस से ऐसे भी इतना भी डिफरेंस हुआ है कि एक हार्ट स्टिमुलेंट है एक कंपाउंड और उसका दूसरा स्टीरियो आइसोमर यूजलेस है. हार्ट स्टिमुलेंट है मतलब वो हृदय रोग की दवा है, मतलब वो लाइफ सेविंग ड्रग हो सकता है, और दूसरा यूजलेस है. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम नाम, सब कुछ सेम होते हुए भी. ऐसे एग्जाम्पल भी हैं कि एक जो है वो कैंसर कॉजिंग है और दूसरा उसी की दवा है. ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं. ऐसे एग्जाम्पल भी हैं कि डी ग्लूकोज ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है और एल ग्लूकोज नहीं होता. एल जो है वो एनिमल्स के स्टमक में पाया जाता है, जो बैक्टीरिया वो एंजाइम उससे डाइजेस्ट होता है. कोई एल वाला तो नहीं बैठा हमारे बीच? बात समझ में आई? हम लोग डी ही केवल डाइजेस्ट कर सकते हैं. ओरिएंटेशन का ही केवल फर्क है, वरना डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज में और कोई फर्क नहीं. देखने में एक दूसरे की मिरर इमेज जैसे लगते हैं मॉलिक्यूल्स. बात समझ में आ रही? क्लियर हो रही है बात? तो सबसे पहले हम करेंगे इसका क्लासिफिकेशन, स्टीरियो आइसोमर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं. ठीक है ना, यहां से शुरू करते हैं. Stereoisomers are broadly divided into two classes. याद रखना इस क्लासिफिकेशन को बिल्कुल लास्ट तक, मतलब इस चैप्टर के एंड तक याद रखना पड़ेगा. One is configurational, isomers. Configurational isomers are those which are isolable. That means which can be separated. जरा सेपरेशन के बारे में एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको. And the other part is conformational. Conformational isomers
are those which are non-isolable. They cannot be separated. सेपरेशन की टेक्निक ये है कि प्रॉपर्टी में डिफरेंस होना चाहिए. Structural isomers can easily be separated because they are different. Their names are different. Their boiling points are different. Their physical properties are different. Melting point, boiling point, density, refractive index, solubility, freezing point. These temperatures where they change the state are different. That's why they can be separated. एक एग्जाम्पल बताता हूँ. मालूम है आपको 10 ग्राम NaCl सिंपल सॉल्ट जो घरों में यूज करते हैं और 10 ग्राम शुगर यू अंडरस्टैंड, जो केन शुगर जो घर में यूज करते हैं, क्रश करके मिक्स करके बिल्कुल 20 ग्राम का एक मिक्सचर बना के पैकेट बना के आपको दे दूं और मैं आपसे कहूं कि सेपरेट करो, चींटियों का इस्तेमाल मत करना, सेपरेट करके बताओ. अच्छा चलो और आसान सा, NaCl 10 ग्राम ले लिया, सिंपल नमक सॉल्ट जो घर में यूज करते हैं, और वैक्स समझते हो, मोम, ठंडी का मौसम है, मोम पिघल नहीं रहा, और दोनों को खूब क्रश कर लिया, पाउडर बना लिया, बिल्कुल मिक्स कर दिया 10 ग्राम. 20 ग्राम आपको देता हूँ, सेपरेट करो, अलग अलग करके दो. कैसे करोगे बोलो? गरम करेंगे, मेल्ट हो जाएगा और एक रह जाएगा. और कोई तरीका? पानी में डाल देंगे, कौन घुल जाएगा? नमक घुल जाएगा, वैक्स रह जाएगा. फिल्टर कर लिया, नमक को कैसे बाहर निकालेंगे? पानी को इवेपोरेट कर दो, उड़ा दो पानी को, हो गया साहब. दिस सेपरेशन वाज वेरी इजी बिकॉज द सॉल्युबिलिटी वर डिफरेंट फॉर द बोथ कंपाउंड्स. उसको करो, शुगर और सॉल्ट के मिक्सचर को दिया है तो पानी यूज करें क्या? पानी यूज करें क्या? नहीं. क्यों? दोनों सॉल्युबल हो जाए. नहीं, मैं कहना क्या चाहता हूं, जैसे जैसे प्रॉपर्टीज में डिफरेंस कम होगा सेपरेशन मुश्किल हो जाएगा. क्या कहते हो? जब एक डिसॉल्व होता था एक नहीं होता था, आपने आसानी से पानी लगाया और उड़ा के दे दिया. जब दोनों डिसॉल्व हो रहे हैं, बल्कि शुगर तो पानी में डिसॉल्व हो गया तो आप उसे बाहर निकाल भी नहीं सकते. अगर आपने उसको पानी उड़ा के इवेपोरेट करके बॉयल करके निकालने की कोशिश की तो वो शुगर जल जाएगी. वो कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बन का हाइड्रेट है, कार्बन कार्बन रह जाएगा, हाइड्रेट बाहर हो जाएगा. वाटर, हाइड्रेट मतलब वाटर. फॉर्मूला क्या होता है शुगर का बोलो? C12H22O11. ये देखो C12H2O होल 11, यही तो है ना, देख लो. अगर आपने शक्कर को पानी में घोलकर उसको पानी को उड़ाकर उसको शक्कर को बाहर निकालने की कोशिश की, यही पानी भी उड़ जाएगा, कार्बन रह जाएगा काला काला. कभी चेक करना कभी. ठीक है, आप उसको विस्कस बना सकते हो, आप उसको मोलासेस तक ला सकते हो कि भाई गाढ़ा बना दिया, शीरा बन गया, उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते उसका. उसके बाद तो ये कि आप वैसे ही उसका इस्तेमाल कर लें. बात समझ में आई? तो शक्कर को बाहर नहीं निकाल सकते. लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हम कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ट्राई कर सकते हैं. जैसे पेट्रोल ले लें, बेंजीन ले लें, ईथर ले लें, शुगर डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्ट नहीं डिसॉल्व होगा, फिल्टर कर लिया, वैसे उड़ा दिया हीट करके. ईथर वगैरह तो वैसे ही ओपन रख दो तो अपने आप उड़ जाती है, उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है. पेट्रोल से हो जाएगा, ठीक है ना. लेकिन एक बार को आपको सोचना तो पड़ा ना, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस नहीं था. जब हम स्ट्रक्चरल की ओर होते हैं सेपरेशन आसान होता है क्योंकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है. जब हम कन्फिगरेशनल की ओर आते हैं सेपरेशन मुश्किल होता है लेकिन हो जाता है क्योंकि प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है. जब हम कन्फर्मेशनल की ओर आते हैं तो सेपरेशन बिल्कुल संभव नहीं होता क्योंकि प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस ही नहीं है. कन्फर्मेशनल का इंग्लिश मीनिंग है आइडेंटिकल. दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल को कैसे सेपरेट करोगे? बात समझ में आ गई? तो जो सेपरेट हो जाए मुश्किल से ही सही कन्फिगरेशनल, और जो सेपरेट ना हो सके किसी भी तरीके से वो कन्फर्मेशनल. बात करेंगे हम डिटेल में उस पर. कन्फिगरेशनल आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, enantiomers. Enantiomers are also named as mirror image isomers. And diastereomers. They are also named as non-mirror image isomers. Enantiomers are of 2 types.
erythroenantiomers and threoenantiomers. And diastereomers are also of two types: geometrical diastereomers and optical diastereomers. हर वो स्टीरियोआइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज जैसे नहीं दिखते वो डायस्टीरियोमर्स होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी डायस्टीरियोमर्स है, ठीक है ना। डायस्टीरियोमर्स दोनों में पाए जाते हैं, ज्योमेट्रिकल में भी और ऑप्टिकल में भी। बात समझ में आई? सो वी शैल स्टार्ट आवर स्टडी फ्रॉम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जीआई। एक चीज होती है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। यानी कि जहां रोटेशन संभव ना हो सके, ऐसा सिस्टम जब रोटेशन ना हो पाए। आपको तो पता है कि अगर दो एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना दें तो रोटेशन हो सकता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनते हैं। वो एस 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 पी या पी पी बॉन्ड होते हैं। रोटेशन इज अलाउड along सिग्मा बॉन्ड, बट एज सुन एज देयर इज ए पाई बॉन्ड, रोटेशन विल बी रेस्ट्रिक्टेड। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड कैसे बनता है? लेटरल ओवरलैपिंग से। पी और पी के लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। If you keep one atom constant and rotate the other atom, as soon as these orbitals come 90 degree to each other, bond will vanish. बात समझ में आई? तो जहां कहीं भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ऐसे सिस्टम्स को हम रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम बोलते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, या अगर कोई रिंग हो, रिंग को भी रोटेट नहीं कर सकते। अगर आपने रिंग को रोटेट किया तो उसमें स्ट्रेन आ जाएगी और वो रिंग टूट जाएगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर होगी बात? तो ऐसे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के ऊपर जो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, उनके ओरिएंटेशन में डिफरेंस की वजह से ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। बात समझ में आ रही है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम क्या है साहब? जिसमें रोटेशन संभव नहीं है। कैसे पहचानोगे कि कोई सिस्टम रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है? पाई बॉन्ड होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो भी रोटेशन नहीं होगा। रोटेशन नहीं होगा, लेकिन हालांकि वो जीआई शो नहीं करता, क्योंकि उसमें जो एटम्स होंगे उनमें एक ही ग्रुप लगेगा, इधर की ओर एक और इधर की ओर एक, ऐसे लगेगा। तो ये जीआई के लायक नहीं है, बट द सिस्टम इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। बात समझ में आई? किसी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के ऊपर जो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, उनके ओरिएंटेशन में डिफरेंस की वजह से जीआई होता है। जैसे मुझे बताओ, इस कार्बन पर मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इधर ए और बी लग रहे हैं, इधर भी ए और बी लग गया। sp2 कार्बन 120 डिग्री का एंगल है, तो ये 120 डिग्री पर ए और बी लगे हुए हैं। अगर मान लो किसी तरह से हमने ऐसा कोई कंपाउंड बनाया होता जिसमें कि सिमिलर ग्रुप्स अब अक्रॉस होते, क्या आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो? इस मॉलिक्यूल को रोटेट करके, घुमा के, कैसे करके, बिना बॉन्ड तोड़े? नहीं कर सकते। अगर बॉन्ड तोड़ के करना होगा तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होती है, तब वो सिंगल बनेगा पहले, फिर उसका रोटेशन संभव हो पाएगा, फिर ये वापस से डबल बॉन्ड बनाएगा। बात समझ में आई? यानी रूम टेम्परेचर पर इनका सेपरेशन संभव है। क्यों? क्योंकि इंटर कन्वर्टिबिलिटी एनर्जी बैरियर इज वेरी हाई, दे कैन नॉट बी इंटर कन्वर्टेड इजीली। जब भी कभी दो स्ट्रक्चर के बीच में इंटर कन्वर्जन आसान ना हो तो सेपरेशन हो सकता है। बात समझ में आ रही है भाई? उसको इंटर कन्वर्ट करने के लिए, सिस को ट्रांस बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ठीक है ना। जब ऐसा होता है कि इंटर कन्वर्टिबिलिटी एनर्जी बैरियर बहुत ज्यादा हो तो सेपरेशन हो जाता है। और मान लो इंटर कन्वर्टिबिलिटी एनर्जी बैरियर बहुत लो है तो सेपरेशन संभव नहीं है। मान लो 1 किलो कैलोरी एनर्जी से वो ए से बी में, बी से ए में लुढ़क जाता है। आप कैसे सेपरेट करोगे? आप सेपरेट करके ए को अलग लाओगे, वो फिर से ए और बी में मिक्स होने लग जाएगा, क्योंकि वो तुरंत ही हो जाता है सेपरेट, तुरंत ही मिक्स होने लगता है।
उसको बात करेंगे फिर से एक बार, जब हम लोग कॉन्फर्मेशन पढ़ेंगे तो फिर से एक बार इस पर आएंगे, सेपरेशन के एनर्जी बैरियर के ऊपर। पहले जरा लिखो, डेफिनेशन लिखो, जीआई की डेफिनेशन लिखो, लिखो जीआई arises due to GI arises due to difference in the arrangement of groups present at a restricted rotation system. I repeat, GI arises due to difference in the arrangement of groups present at a restricted rotation system. बात समझ में आ रही है? GI कब होता है साहब? GI तब होता है जब किसी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के ऊपर जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उनके ओरिएंटेशन में डिफरेंस हो जाए। जैसे ये दोनों A और A सेम साइड हो गए तो इसको सिस बोल देते हैं। जब सेम ग्रुप्स अक्रॉस हो जाते हैं तो इसको क्या बोल देते हैं? ट्रांस बोल देते हैं। सिस और ट्रांस के लिए दोनों डबल बॉन्ड के दोनों कार्बनों पर कम से कम एक ग्रुप का आइडेंटिकल होना आवश्यक है, वरना हम सिस ट्रांस का फैसला नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? ये भी सिस हो जाएगा क्योंकि ए सेम साइड है, और ये ट्रांस हो जाएगा क्योंकि ए सेम साइड नहीं है। ऐसा मॉलिक्यूल भी जीआई शो करता है, लेकिन हम इसमें सिस ट्रांस का फैसला नहीं कर सकते। इसमें हमें ई या जेड का फैसला करना पड़ेगा। उसके कुछ रूल्स हैं, हम लोग सीखेंगे बाद में। अगर किसी डबल बॉन्ड के किसी कार्बन पर दो आइडेंटिकल ग्रुप्स आ जाएं तो जीआई नहीं हो सकता। मुझे बताओ, आर दे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स? आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर और आइडेंटिकल? आइडेंटिकल। ये दोनों आइडेंटिकल हैं, इसलिए ये जीआई नहीं कर सकते। एक्चुअली दे आर आइडेंटिकल। आप देखो, ये मॉलिक्यूल ऐसा प्लेनर सा है, इसको पलट दोगे वैसा बन जाएगा। उसको पलट के देखो, उसको रोटेट कर, यू प्ले विद द मॉलिक्यूल विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, वन मॉलिक्यूल कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू द अदर। अगर हो गया, स्टीरियोआइसोमेरिज्म नहीं है। किसी भी तरीके से अगर हो गया बॉन्ड ब्रेक किए बगैर, ठीक है ना, तो वो स्टीरियोआइसोमर्स नहीं है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? तो सी डबल बॉन्ड सी के अलोंग आइसोमेरिज्म के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? क्या केवल डबल बॉन्ड की प्रेजेंस से ही जीआई हो पाता है? नो, merely by presence of a double bond you cannot be sure whether the compound is going to show GI. Actually, each individual carbon of double bond must contain two different groups. Maybe the set is repeated on the other side. ठीक है ना? लेकिन एक कार्बन पे दो आइडेंटिकल ग्रुप नहीं हो सकते। क्लियर हो गई बात? तो डबल बॉन्ड में जीआई के लिए डबल बॉन्ड की उपस्थिति मात्र से नहीं होगा जीआई। क्यों? अगर केवल डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो जीआई होगा, ऐसा नहीं है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो और उसके इंडिविजुअल कार्बन पर, हर प्रत्येक कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप लगे हो। ठीक है ना? यहीं से शुरू करेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर